हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत फ्लावर या पुष्प के स्ट्रक्चर का, संरचना का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पुष्प क्या होता है या पुष्प किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है फ्लावर या पुष्प। पुष्प से क्या होता है? पुष्प से प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुष्प पौधे के जनन अंग को कहते हैं, जो वास्तव में एक मॉडिफाइड या प्रवर्धित सूट होता है, प्रारूप होता है, और इसी के आधार पर हम पुष्प को डिफाइन करते हैं। फ्लावर या पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प पौधे का जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, पुष्प पौधे का जनन अंग होता है, जो वास्तव में प्रवर्धित या मॉडिफाइड प्रारूप या सूट होता है। प्रारूप या सूट किसे कहते हैं? पौधे का वह भाग जो एयर में या वायु में पाया जाता है, प्रारूप या सूट कहलाता है। या सूट होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। यदि हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें पुष्प के भाग भी पता होना चाहिए, तभी हमें पुष्प की संरचना क्लियर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर या पुष्प के भाग। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग। पुष्प के सामान्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग जो पुष्प के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि हम एसेंशियल पार्ट्स बोलते हैं, और दूसरा भाग पुष्प के लिए आवश्यक नहीं होता है, जिसे हम एसेसरी पार्ट्स बोलते हैं या नॉन एसेंशियल पार्ट बोलते हैं। जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का जो आवश्यक पार्ट्स होता है वह इंजन वगैरह होता है, और जो अनावश्यक पार्ट्स होते हैं वह सीट कवर, एसेसरीज, म्यूजिक सिस्टम, ये सारे एसेसरीज में आते हैं। अनावश्यक पार्ट्स, इनका गाड़ी में कोई चलने में, गाड़ी के चलने में कोई रोल नहीं होता है। तो क्लियर है, पुष्प के या फ्लावर के दो भाग होते हैं। पहला होता है अनावश्यक भाग, अनावश्यक भाग, और जो दूसरा पार्ट्स होता है वह होता है आवश्यक भाग। अनावश्यक भाग कौन कौन से होते हैं और इन्हें अनावश्यक क्यों कहते हैं? अनावश्यक भाग ये कहलाते हैं नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पार्ट्स। आवश्यक भाग ये कहलाते हैं इसेंशियल। एसेंशियल पार्ट्स। नॉन एसेंशियल पार्ट्स ये कहलाते हैं एसेसरी।
या एसेसरी पार्ट्स, दूसरे वाले कहलाते हैं नेसेसरी पार्ट्स। अब इसमें अनावश्यक भाग क्या होता है? तो अनावश्यक भाग वह भाग होता है जो पुष्प के लिए रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अनावश्यक भाग पुष्प का वह भाग जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। अनावश्यक भाग जनन में या रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन या जनन में भाग नहीं लेता है। और जो आवश्यक भाग होता है, ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो पुष्प है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, और पुष्प का जो भाग रिप्रोडक्शन में पार्ट्स लेता है वह पुष्प के लिए आवश्यक भाग होता है। तो पुष्प का वह भाग जो रिप्रोडक्शन में या जनन में भाग लेता है, वह भाग जो रिप्रोडक्शन या जनन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। एसेंशियल पार्ट्स कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि पुष्प के अनावश्यक भाग कौन से हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं? तो इसके जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं ये दो होते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 आता है इसमें कैलेक्स। कैलेक्स, कैलेक्स के लिए बोलते हैं बाह्य दल पुंज। कैलेक्स इसके लिए बोलते हैं बाह्य दल पुंज। और दूसरा भाग इसका अनावश्यक पार्ट्स होता है कोरोला। करोला इसके लिए बोलते हैं दल पुंज। कैलेक्स बाह्य दल पुंज, करोला दल पुंज होता है। जो कैलेक्स होता है इसमें पुंज, पुंज शब्द आया है, पुंज का अर्थ होता है समूह। किसका समूह रहेगा? बाह्य दल का। और दलपुंज ये किसका समूह रहेगा? दल का। तो कैलेक्स जो बाह्य दलपुंज है इसका निर्माण सेपल्स से होता है, जिन्हें हम बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल पुंज का निर्माण बाह्य दल या सेपल्स से होता है। बाह्य दल जो सबसे बाहर की ओर पाया जाता है ये बाह्य दल कहलाएगा। और बाह्य दल के अंदर जो संरचना उपस्थित रहती है वह कहलाती है दलपुंज या करोला। दलपुंज का निर्माण पेटल्स से होता है। पेटल्स, पेटल्स कहलाते हैं दल। वास्तव में जो पेटल्स होते हैं ये पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं। ये पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं और पुष्प की पंखुड़ियों का जो रंग होता है वही दल का रंग होता है, वही दलपुंज का रंग रहेगा और वही फ्लावर का भी रंग रहेगा। तो ये पुष्प के अनावश्यक पार्ट्स थे। कैलेक्स, करोला, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज सेपल्स से बना रहेगा, करोला पेटल्स से बना रहेगा। इसके बाद आते हैं इसमें आवश्यक पार्ट्स। ये आवश्यक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ये भी दो होते हैं। नंबर 1 एंड्रोसियम। एंड्रोसियम या पुमंग, एंड्रोसियम या
उमंग। यह पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। एंड्रोसियम या पुमंग ये पुष्प का नर जननांग होता है। इसको लिख दिया नर जननांग। और जो एंड्रोसियम होता है पुमंग, एंड्रोसियम वास्तव में पुंकेसर या स्टेमन्स का समूह होता है। तो एंड्रोसियम किसे कहते हैं? पुंकेसरों या स्टेमन के समूह को पुमंग कहते हैं। एंड्रोसियम यह पुंकेसर या स्टेमन का समूह होता है। यह पुंकेसर या स्टेमन का समूह होता है और एक पुंकेसर और या स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं स्टेमन के? सबसे पहला इसका पार्ट्स होता है एंथर सैक, पराग कोश। आप इसको लिख लेंगे एंथर सैक या पराग कोश। दूसरा इसमें जो पार्ट होता है वह होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव के लिए बोलते हैं योजी। एंथर सैक पुंकेसर का पहला पार्ट, कनेक्टिव या योजी पुंकेसर का दूसरा पार्ट, और पुंकेसर या स्टेमन का जो तीसरा पार्ट होता है वह होता है फिलामेंट या तंतु। ये एंड्रोसियम के जो स्टेमन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर काफी क्लियर हो जाता है। और जो इसका दूसरा पार्ट अब यहाँ पर जो आता है ये होता है दूसरा पार्ट गाइनोसियम, जिसके लिए हम जायांग बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है गाइनोसियम या जायांग। ये पुष्प का मादा जननांग होता है। ये पुष्प का मादा जननांग है। इसका जो सिंपल पार्ट्स होता है, एक सिंगल पार्ट्स के लिए हम पिस्टल बोलते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं। और इसके एक गाइनोसियम या पिस्टल या स्त्री केसर का निर्माण 3 पार्ट से होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहां तक आपको दिख रहा होगा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा कहलाती है वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, ओवरी अंडाशय। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो अभी आपने पुष्प के सारे पार्ट्स की स्टडी कर ली है। ये आपका पूरा चार्ट बन जाता है। आवश्यक भाग और अनावश्यक भाग, उनकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कैलेक्स की या बाह्यदल पुंज की। इसको यहां से रफ करते हैं ऊपर। सबसे पहली चीज जो यहां पर आती है वो आती है कैलेक्स। एक्यूरेसी और स्पीड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैलेक्स या बाह्यदल पुंज। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैलेक्स या बाह्यदल पुंज। कैलेक्स यह पुष्प की सबसे बाहरी पंक्ति होती है या यह पुष्प का सबसे बाहरी स्तर होता है। आप जब पुष्प की कली देखते हैं
या बड देखते हैं जिससे पुष्प का फॉर्मेशन होता है, तब कोई भी कली हो इसके ऊपर जो पुष्प दिखता है वह हरे हरे रंग की संरचनाओं से ढका रहता है, जिसके अंदर उसकी पंखुड़ियां या पेटल्स लगे रहते हैं। तो जो ये हरे रंग की संरचना होती है जो पुष्प को बांध कर रखती है अर्ली स्टेज में, वह क्या कहलाता है? बाह्य दल। ये सबसे बाहरी स्तर होता है। यह कली की अवस्था में पुष्प को बांध कर रखता है। बड या बड की अवस्था में पुष्प को बांध कर रखता है। पुष्प को बांध कर रखता है। यह मुख्यतः हरे रंग का होता है और क्लियर है। जब यह हरे रंग का है तब इसमें क्लोरोफिल रहेगा, और क्लोरोफिल है तब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी रहेगा। और जब क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट इसमें मिल जाएगा तो क्लियर है इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होगा। प्रकाश संश्लेषण होने से इसमें फूड या ग्लूकोज का इसमें संश्लेषण होने लगता है। तो क्लियर है, कैलिक्स में इसमें प्रकाश संश्लेषण होने लगता है। इसके बाद आता है ये किसके मिलकर बना होता है? तो ये कैलिक्स होता है, इसे हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। कैलिक्स का निर्माण बाह्यदल या सेपेल्स से होता है। कैलिक्स का निर्माण बाह्यदल या सेपेल्स से होता है। अब क्वेश्चन आता है, इसको हम डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं? तो ये होता है पुष्पासन, जिस पर पुष्प के सभी भाग लगे रहते हैं, और यहीं पर कुछ ग्रीन कलर की आपको संरचना इस तरह से लगी दिखाई देती हैं सबसे बाहर की तरफ। ये क्या कहलाती है? कैलिक्स। ये संरचना कहलाती है कैलिक्स। ये कहलाता है पुष्पासन। डिटेल स्ट्रक्चर में आपको और समझा दूंगा। इसके बाद आता है करोला या दलपुंज। क्वेश्चन आता है करोला क्या होता है? करोला या दलपुंज यह पुष्प का द्वितीय स्तर होता है। सबसे बाहरी ये पहला स्तर है। यह पुष्प का द्वितीय स्तर होता है, जिसका निर्माण दल या पंखुड़ियों से होता है। पुष्प में पंखुड़ियां रहेंगी और दल के लिए हम बोलते हैं पेटल्स। इसका निर्माण दल या पेटल्स से होता है। और जिस रंग के दल होते हैं उसी रंग के पुष्प होते हैं। जिस रंग के दल रहेंगे उसी रंग के पुष्प होते हैं। अब क्वेश्चन आता है पुष्प रंगीन क्यों होते हैं या दल रंगीन क्यों होते हैं? तो क्लियर है, रंग बिरंगे पुष्प कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। तो क्लियर है, पुष्प रंगीन क्यों होते हैं? कीट परागण के लिए ये पुष्प रंगीन होते हैं। पॉलिनेशन में ये हेल्प करते हैं, परागण में ये हेल्प करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन में परागण में हेल्प करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एंड्रोसियम क्या होता है? मैं बता चुका हूं यहां पर। एंड्रोसियम या पुमंग यह पुष्प का नरजनन अंग होता है, जिसका निर्माण पुंकेसर या स्टेमन से होता है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टेमन की संरचना कितने पार्ट से होती है? ये भी मैं आपको बता चुका हूं।
एंड्रोसियम या पुमंग, स्टेमन या पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है? एंड्रोसियम कहलाता है। अब हम एक सिंगल स्टेमन की संरचना की स्टडी करेंगे, सिंगल एंड्रोसियम की, पुंकेसर की संरचना। एक जो स्टेमन होता है इसका निर्माण 3 पार्ट से होता है। नंबर 1 एंथर सैक। प्रत्येक पुंकेसर का निर्माण 3 भागों से होता है। नंबर 1 एंथर सैक, इसे हम बोलते हैं परागकोश। इस परागकोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है और पराग कणों का जो निर्माण होता है वह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। परागकोश का निर्माण होता है एंथर सैक या परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है और पराग कणों के बनने की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। नंबर 2 जो पार्ट होता है इसका ये बीच वाला पार्ट है। ये बीच वाला पार्ट इसका कनेक्टिव कहलाता है। कनेक्टिव, जो कनेक्ट करता हो 2 चीजों को, जिसे हम बोलते हैं यूजी। ये मध्य का भाग होता है कनेक्टिव। एक कनेक्टिव एंथर सैक अर्थात परागकोश व तंतु, जो इसका तीसरा पार्ट होता है फिलामेंट, को परागकोश को तंतु से जोड़ता है। परागकोश को तंतु से जोड़ता है, एक कनेक्टिव का कार्य होता है। और जो उसका तीसरा पार्ट होता है फिलामेंट, फिलामेंट इस संपूर्ण पुंकेसर को या स्टेमन को थैलेमस या पुष्पेशन से जोड़ता है। पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ देता है। पुष्पासन या थैलेमस से जोड़ देता है। थैलेमस या पुष्पासन, जिस पर पुष्प के सभी अंग लगे रहते हैं, आवश्यक और अनावश्यक, वह पुष्पासन कहलाता है। इसके बाद जो इसका चौथा पार्ट आता है वह आता है गाइनोसियम। तो स्टूडेंट्स, आप इन तीनों पार्ट की एक वो ले लें, क्या कहलाते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद जो 4th पार्ट है अब हम उसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। तो इसको हम रफ करते हैं यहां से। और जो 4th पार्ट है वो इंपॉर्टेंट भी है। 4th पार्ट गाइनोसियम है। इसके भी मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये इंपॉर्टेंट है। 4th पार्ट गाइनोसियम या जायांग, इसको यहां से लिखते हैं 4th पार्ट के लिए गाइनोसियम या जायांग। गाइनोसियम या जायांग, गाइनोसियम या जायांग, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जो बीच की ओर, जो सिरों पर थोड़ा ऊपर ही सिरे पर थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, बीच में पतला रहेगा और सबसे नीचे की ओर ये चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है।
मादा जननांग होता है। हम इसकी यहाँ पे संरचना बनाते हैं इस तरह से। थोड़ा इसको इस तरह से ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसका निर्माण 3 भागों से होता है। नंबर 1, सबसे ऊपर इसमें होता है स्टिग्मा। नंबर 1 स्टिग्मा, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। यह इसका ऊपरी चौड़ा भाग होती है। वर्तिकाग्र गाइनोसियम का ऊपरी चौड़ा भाग होता है। इसकी ऊपरी सतह चिपचिपी होती है जिससे परागकण आसानी से इससे चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। ऊपरी सतह चिपचिपी होती है जिससे परागकण आसानी से चिपक जाते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होता है ये स्टाइल कहलाता है। स्टाइल या वर्तिका। स्टाइल या वर्तिका यह है। स्टिग्मा को इसका जो तीसरा पार्ट होता है ओवरी, यह वर्तिका स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ती है। वर्तिका यह है। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र को ओवरी से जोड़ती है। स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने वाली नलिकाकार संरचना को वर्तिका कहते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, नलिकाकार संरचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र नहीं, वर्तिका। या स्टिग्मा कहते हैं। इसके अंदर से परागनली वृद्धि करती है। इसी से परागनली या इसके अंदर से परागनली स्टिग्मा से अंडाशय नहीं, बीजांड। परागनली स्टिग्मा से परागनली स्टिग्मा क्लियर कर लें आप। स्टिग्मा पर उपस्थित परागकण से निकलकर बीजांड तक जाती है। बीजांड या ओव्यूल। अभी आपको सिर्फ ओवरी बताई है, बीजांड या ओव्यूल नहीं बताया है। बीजांड या ओव्यूल तक जाती है या ओव्यूल में प्रवेश करती है। ये होती है वर्तिका। और तीसरा पार्ट इसका होता है ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी गाइनोसियम या पिस्टिल का सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है। ओवरी क्या है? गाइनोसियम का सबसे निचला फूला हुआ भाग। सबसे निचला फूला हुआ भाग ओवरी होता है। अब क्वेश्चन आता है यह भाग फूला हुआ क्यों होता है? तो इसका आंसर है जो ओवरी होती है
ओवरी में बीजांड पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बीजांड या ओव्यूल होता है। इसके अंदर बीजांड या ओव्यूल होता है। गलत हो गई स्पेलिंग इसका, या ओव्यूल होता है। अब इसके अंदर जो बीजांड होता है, हम इसकी संरचना यदि बनाते हैं तो इसको सिंपल तरह से इस तरह से बना देते हैं। इसको हम यहां से, ये इसकी आउटर इंटेगुमेंट कहलाती है, बाहरी लेयर कहलाती है। आप इसको इसी तरह से बना लें। ये कहलाता है बीजांड। ओवरी के अंदर होता है बीजांड। बीजांड का जो खुला हुआ मुख है, ये कहलाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, ये बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल है। और इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक उपस्थित होता है, भ्रूणकोश। भ्रूण कोश लिखना है इसको, एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश उपस्थित होता है, जिसमें 8 कोशिकाएं होती हैं। 3 ऊपर रहेंगी, 1, 2 और 3, 1, 2, 3। यहाँ पर 3 इस तरफ रहेंगी, 1, 2, 3, और बीच में होता है एक द्वितीयक या पोलर न्यूक्लियस। ये कुल कई जगह ये भी दिया है कि 7 कोशिका या 8 केंद्रक, तो क्लियर है कि बिना केंद्रक के कोशिका नहीं होती है, जिसको हम यहाँ पे 8 मान के चलते हैं। यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8 इस तरह से हो जाती है। ये जो 3 है, 1, 2 और 3, इनके लिए बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये कहलाती हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं। ये कहलाती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। तो बीच में जो ये न्यूक्लियस बनाया है, ये कहलाता है द्वितीयक नाभिक या सेकेंडरी न्यूक्लियस या ध्रुवीय नाभिक, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इन 3 कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से बोलते हैं एग एपरेटस या अंड उपकरण। एग एपरेटस, इसमें जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं। पहला इसका पार्ट होता है एग सेल, और दूसरी होती हैं इसमें सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं। एक 2 कोशिकाएं होती हैं सिनर्जिड। ये 2 ए वाली कोशिका और ए वाली कोशिका सिनर्जिड है, और जो बीच वाली कोशिका है, जिसको मैं अभी रेड से कर देता हूं, ये बीच वाली जो कोशिका है, ये कोशिका कहलाती है एग एपरेटस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये गाइनोसियम का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पुष्प के जो पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। क्या इसके आधार पर हम पुष्प के किसी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पुष्प को किन्हीं भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। इन चारों पार्ट्स की उपस्थिति के आधार पर हम पुष्प को, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम पुष्प को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है कंप्लीट पुष्प और दूसरा होता है इनकम्प्लीट पुष्प। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
सबसे पहले इसमें आता है पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प, पूर्ण पूर्ण के लिए बोलते हैं कंप्लीट पुष्प या कंप्लीट फ्लावर। पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर वह पुष्प जिसमें कैलेक्स बाह्य दलपुंज, करोला दलपुंज, एंड्रोसियम व गाइनोसियम चारों भाग उपस्थित होते हैं। चारों उपस्थित होते हैं, पूर्ण पुष्प कहलाता है। अब स्टूडेंट्स आप इस पर ध्यान दें कि इस पुष्प में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। तो क्लियर है, ये वाला पुष्प एक लिंगी होगा या द्विलिंगी होगा? तो इसका आंसर रहेगा ये वाला पुष्प हमेशा द्विलिंगी पुष्प रहेगा, बाइसेक्सुअल रहेगा या हर्माफ्रोडाइट पुष्प रहेगा। और जो दूसरा पुष्प आता है वह आता है अपूर्ण पुष्प। दूसरा पुष्प इसमें आता है अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट पुष्प। अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर वह पुष्प जिसमें कैलेक्स, करोला, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, कैलेक्स करोला के साथ एंड्रोसियम या गाइनोसियम उपस्थित होता है। या तो पुमंग उपस्थित रहेगा या जायांग। ये पुष्प कैसा कहलाएगा? एंड्रोसियम। यदि इसमें एंड्रोसियम उपस्थित है, कैलेक्स, करोला और एंड्रोसियम, ये वाला पुष्प कहलाता है नर पुष्प। और यदि पुष्प में कैलेक्स, रेड से कर रहा हूं, करोला और गाइनोसियम उपस्थित हो जाता है, तब ये पुष्प कहलाता है मादा पुष्प। तो क्लियर है, इनकम्प्लीट पुष्प वास्तव में एक लिंगी पुष्प होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने पुष्प की संपूर्ण संरचना की स्टडी कर ली है। अब क्वेश्चन आता है, इस पूरे पार्ट्स से हम एक फ्लावर की संरचना कैसे बनाएंगे? तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब इस पे हम चित्र कैसे बनाएंगे, इस बिल्कुल सिंपल मेथड से हम आपको चित्र बनाना बता देते हैं। तो अब इस सबको रफ करते हैं। आपको पूरी जानकारी है पुष्प में कितने पार्ट्स होते हैं, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है, स्टेमन क्या है, पुंकेसर क्या है, और पुंकेसर के जो 3 भाग हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर है। पुंकेसर के 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग एंथर सैक, दूसरा भाग है कनेक्टिव या योजी, और जो तीसरा भाग है वह आता है फिलामेंट। तो अब हम एक पुष्प का सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके हम 2 तरह से बनाना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है थैलेमस। तो ये आप बना लें इस तरह से एक थैलेमस या पुष्पासन। इसकी लेबलिंग बाद में करते हैं। पुष्पासन जिस पर पुष्प के सभी भाग उपस्थित होते हैं। इसके बाद हमें इसके ऊपर बनाना है एक वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र आप इसको इस तरह से बना लें।
ये हो जाती है आपकी स्टिग्मा, वर्तिकला, स्टाइल, इनके नाम बाद में लिखते हैं। और इसके पास हमें बनाना है पुंकेसर। ये बना लें आप इस तरह से पुंकेसर। ये पुंकेसर भी पुष्पासन से ही जुड़ेंगे। इस तरह से आप इसको बना लें। पुंकेसर। और यहाँ पर इसमें होता है बाह्य दलपुंज। ये बन गया बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज 4 ही बनाना है, ये 4 बन जाते हैं। आपको ये क्लियर दिख रहे होंगे। 1 2 ये 3 और ये 4। सबसे पहले इसमें ये बन जाता है, जब इसके नाम लिख लें आप। सबसे पहले इसमें ये बन जाता है पुष्पासन, या थैलेमस। ये पूरा पार्ट्स कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ये इसको थोड़ा क्लियर सही बना दें। ये कहलाती है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ये कहलाती है स्टाइल। ये कहलाती है ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल या बीजांड। तो आप इस तरह से ये बीजांड भी बना सकते हैं। ओव्यूल या बीजांड। ये बन जाता है आपका एंथर सैक, परागकोश। इसके बीच में आती है यूजी या कनेक्टिव। और जो उसका तीसरा पार्ट इसमें आता है, ये आता है फिलामेंट या तंतु। मैं इंग्लिश नाम लिख रहा हूँ और हिंदी नाम बोल रहा हूँ। फिलामेंट या तंतु, ये नाम इसके बन जाते हैं। अब आप देखें इसमें, और ये जो सबसे बाहर बना है ये है कैलेक्स। इसमें कैलेक्स हो गया, एंड्रोसियम हो गया, कैलेक्स, एंड्रोसियम हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों को यदि आप मिला देते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये आपका गाइनोसियम के पार्ट्स हो जाते हैं। अब इसमें कौन सा पार्ट्स रह जाता है? तो क्लियर है, इस पुष्प की पंखुड़ियां रह जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? करोला। तो करोला के लिए हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। इस तरह से भी हम बना दें। तो ये अपना फ्लावर बन जाता है। जो रेड कलर से बना दिया है, ये बन जाता है अपना करोला। और एक करोला कहलाता है पेटल्स। और यहाँ पे एक जो कैलेक्स होता है वह कहलाता है सेपल्स या दल। तो आप इनके हिंदी नाम भी आसानी से लिख सकते हैं। एंथर सैक परागकोश, कनेक्टिव यूजी, और तीसरा पार्ट जो इसका फिलामेंट एंड्रोसियम में। एक गाइनोसियम। ये पुष्प की संरचना आपकी कंप्लीट
बन जाती है। ये लास्ट में कहलाता है पुष्प वृंत। ये कहलाता है पुष्प वृंत। जिन पुष्पों में पुष्प वृंत पाया जाता है उन्हें बोलते हैं वृंती पुष्प, और जिन पुष्पों में पुष्प वृंत नहीं पाया जाता है वो अवृंती पुष्प कहलाते हैं, सेसाइल पुष्प कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस वीडियो में फ्लावर की संरचना या पुष्प का स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्टडी कर लिया है, जो आपकी समझ में आसानी से आ गया है। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं। तो आप लगातार मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए लाइक कर लें, और इसमें पुष्प की संरचना से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। आप वहां से अपने एग्जाम की तैयारी कर लें, उन क्वेश्चंस के आंसर को लिख कर देख लें। एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।